प्रधानमंत्री ने भाजपा मुख्यालय में नितिन नवीन की टीम के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से की मुलाकात। प्रधानमंत्री के सेवा और समर्पण के 25 वर्ष पूरे होने पर पार्टी चलाएगी सेवा संकल्प अभियान। छात्रों के मुद्दे पर चौतरफा गिरती राज्य सरकार। रांची में छात्र नेत्री को थाने में डिटेन करने का मामला गरमाया। भाजपा ने न्याय की आवाज दबाने और छात्र आंदोलन को कमजोर करने का लगाया आरोप। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सरायकेला खरसावां में पितकी रेलवे ओवरब्रिज जनता को किया समर्पित। आवागमन में होगी सुविधा, क्षेत्र में बढ़ेगी अन्य गतिविधियां। और बोकारो में 2 अलग अलग मामलों में चोरी के सामान के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। बोकारो आईजी ने हजारीबाग में विधि व्यवस्था को लेकर की बैठक। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों का पार्टी मुख्यालय में जुटान हुआ है। आज केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक होनी है। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन प्रदेश अध्यक्षों के साथ भी बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पार्टी मुख्यालय में नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोणों पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक हुई। शनिवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पार्टी मुख्यालय पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और उनकी टीम से संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और नए दृष्टिकोण पर चर्चा का माध्यम होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत बनाना और लोगों से जुड़ाव को और गहरा करना होता है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि नई संगठनात्मक टीम के साथ शानदार बातचीत हुई। भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवैधानिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर आयोजित होने वाले भावी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री के सेवा और समर्पण के 25 वर्ष पूरे होने पर पार्टी देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों और पार्टी की टीम के साथ कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवैधानिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा हुई। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि 7 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के 25 साल पूरे हो रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बीजेपी सेवा संकल्प अभियान चलाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व और सेवा भाव को केंद्र में रखकर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। 7 अक्टूबर 2001 को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की। उसको इस 7 अक्टूबर को 25 साल पूरे हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह सोचा गया कि हम जन्मदिन को लेकर सेवा पखवाड़ा करते हैं, तो ये 25 साल का औचित्य ध्यान में लेते हुए हम इसको एक सेवा संकल्प अभियान 1 मास का पूरे देश में ये अभियान चलाए और जिसमें मोदी जी के व्यक्तित्व का अहम जो सेवा का भाव है उसको लेकर ये पूरे अभियान में कई गतिविधियां हो। छात्रों के मुद्दे पर राज्य सरकार चौतरफा घिरती दिख रही है। रांची में छात्र नेत्री को थाने में डिटेन करने का मामला गरमा गया है। झड़प मामले में पुलिस से छात्र नेता अमीषा प्रसाद को कल पूछताछ के लिए थाने लेकर पहुंची, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और मेयर रोशनी खलको समेत भाजपा के अन्य नेता भी थाने पहुंचे। उन्होंने हेमंत सरकार पर छात्र आंदोलन को कमजोर करने और न्याय तथा विरोध की आवाज दबाने का आरोप लगाया। जो
छात्रों का आक्रोश है वो तो बढ़ ही रहा है, लेकिन सोरेन सरकार भी लगातार घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब यहां पर छात्र नेता अमीषा प्रसाद को रांची पुलिस द्वारा डिटेन किए जाने के बाद झारखंड की सियासत गर्मा गई है। अमीषा प्रसाद ने आरोप लगाया कि पूछने के बावजूद पुलिस ने उन्हें ये स्पष्ट नहीं बताया कि आखिर किस मामले में उन्हें थाने लाया गया है। उधर अमीषा प्रसाद को महिला थाने लाए जाने की सूचना मिलते ही बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल थाने पहुंचा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक सीपी सिंह, रांची के मेयर रोशनी खलखो, डिप्टी मेयर और बीजेपी महानगर अध्यक्ष समेत कई नेता महिला थाना पहुंचे। बताया गया कि अमीषा प्रसाद को डिटेन किए जाने की सूचना पर बाबूलाल मरांडी कोतवाली थाना पहुंचे और करीब 2 घंटे तक वहां मौजूद रहे। हालांकि उनकी अमीषा प्रसाद से मुलाकात नहीं हो सकी। उन्होंने पुलिस कार्रवाई को झारखंड सरकार की प्रशासनिक गुंडाई बताया है। रांची की मेयर रोशनी खलखो ने आरोप लगाया कि पुलिस ने अमीषा प्रसाद को घर से थाने लाकर पूछताछ के नाम पर कई घंटों तक बैठाए रखा। उन्होंने इसे साजिश करार देते हुए सरकार पर निशाना साधा है। नोटिस करने के बाद जो कानूनी प्रक्रिया है वो इसे निभाते और उसे निभा करके उसके बाद अगर बच्ची को लाता है यहाँ तो समझ में भी आता। एक बच्ची जो हॉस्टल में रह रही है उस बच्ची के लिए आप 3-4 गाड़ी फोर्स भेज दे रहे हैं और उसे हॉस्टल के कमरे से उठा करके आप लोग थाना में बैठा करके 4-5 घंटा से बैठा के रखे हुए हैं। उस बच्ची की मानसिक स्थिति क्या हो सकती है आप जरा समझ सकते हैं। ये पूरी तरह से षड्यंत्र है ये यहाँ की सरकार का कि कैसे छात्र आंदोलन को कमजोर किया जाए। हर बच्चे को चिन्हित कर करके उन लोगों के ऊपर में केस किया जा रहा है। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि न्याय की आवाज दबाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। छात्र और भाजपा अत्याचार एवं प्रताड़ना के आगे रुकने और झुकने वाले नहीं हैं। जी बच्चे को जिस ढंग से उठा के ले गया और अभी भी उनको उठा के ले गया तो ये साफ समझ में आता है कि एक प्रकार से टॉर्चर करना, परेशान करना, ताकि सरकार के विरोध अगर कोई भी आवाज उठाएंगे उस आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शायद ये सरकार को ये पता नहीं है कि आप जितनी भी आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे आवाज उतनी ही मुखर होगी और मजबूती के साथ। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा है कि विधि व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन और पुलिस का दायित्व है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छात्र हितों को लेकर संवेदनशील हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के सीआईडी जांच और रिफॉर्म की दिशा में सरकार ने कई पहल किए हैं। पहला राज्य झारखंड ऐसा जहां रिफॉर्म के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी गई और सबसे काबिल अफसर एक बहुत ईमानदार पदाधिकारी अमिताभ कौशल जी को वो जिम्मेवारी दी गई। एफआईआर दर्ज होना ये विधि व्यवस्था की बात है, जिला प्रशासन की बात है, सरकार की बात थोड़ी है। एफआईआर कोई जेएमएम कार्यालय में या सीएम हाउस में थोड़ी दर्ज होता है। एफआईआर विधि व्यवस्था में कोई चुनौती देगा, कोई उदंडता करेगा, कोई चैलेंज करेगा लॉ एंड ऑर्डर को, तो संबंधित जिला प्रशासन का काम है वो सब। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सरायकेला खरसावां के चांडिल में पितकी रेलवे ओवरब्रिज को कल जनता को समर्पित किया। उन्होंने भरोसा जताया कि रेलवे ओवरब्रिज शुरू होने से क्षेत्र के लोगों को जहां आवागमन में सुविधा होगी वहीं अन्य गतिविधियां भी बढ़ेंगी। गौरतलब है कि इस ओवरब्रिज का निर्माण लगभग 708 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। यहां पर ब्रिज नहीं रहने की वजह से रेलगाड़ियों के गुजरने के वक्त लंबी कतार लग जाती थी। कई बार पितके से चांडिल और दूसरी तरफ से चौका कांडा मार्ग तक जाम की स्थिति रहती थी। रेलवे ओवरब्रिज शुरू होने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। जाना है और पितकी फाटक में एक दिन 2-2 दिन लोग इंतजार करते थे। आम जनजीवन प्रभावित होता था। लेकिन ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके आशीर्वाद से और नितिन गडकरी जी के लगन से आज वह दिन आ गया कि अब बाईपास रोड हो, चाहे वह पितकी फाटक हो और चाहे रांची आपका चांडिल रेलवे स्टेशन हो, चांडिल कॉलेज के सामने अंडरपास हो, माने इतना काम निश्चित रूप से अब
इस पूरे विधानसभा के लिए ये तस्वीर बदलने वाला है। अब यहाँ से हमको पुरलिया जाना हो तो आप समझो कि 1 घंटे के अंदर पहुँच जाओगे। बोकारो में पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के चरेडी थाना क्षेत्र में बंद घरों में ताला तोड़कर चोरी की घटना में संलिप्त 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक नाबालिग भी पकड़ा गया है। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी के 2 पहिया वाहन, कांसा के बर्तन और मोबाइल समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। इधर बोकारो के ही कसमार थाना क्षेत्र में भी पुलिस को सफलता मिली है। मोचरो स्थित एक मंदिर के समीप से केबल तार की चोरी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को धर दबोचा है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किया हुआ केबल तार भी बरामद कर लिया है। दोनों अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बोकारो आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने हजारीबाग में उच्च स्तरीय अपराध समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने संगठित अपराध पर नकेल कसने, लंबित मामलों को जल्द सुलझाने और विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। एसडीपीओ कार्यालय बड़कागांव में आयोजित इस बैठक में पुलिस के कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। रेंज आईजी ने परिसर में पौधारोपण भी किया। राज्य भर के मतदान केंद्रों पर आज भी विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि इस शिविर में नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे। इसके अलावा जिन परिवारों के नाम अलग अलग बूथों पर हैं, वे भी आवेदन दे सकते हैं ताकि उनका नाम एक ही बूथ में शामिल किया जा सके। गौरतलब है कि राज्य में SIR की प्रक्रिया के तहत दावा आपत्ति का चरण चल रहा है। जिनका नाम भी नो मैपिंग सूची में है, उन्हें नोटिस जारी करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसकी सुनवाई कल से शुरू होगी। राज्य के 63 लाख से अधिक मतदाताओं को इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। दस्तावेजी सबूत के साथ वे सुनवाई में हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का समावेशी मतदाता सूची पर जोर है। उन्होंने कहा कि आयोग का यह प्रयास है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न हो और कोई अपात्र इस सूची में शामिल न रहे। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के चुनाव में पूर्व महाधिवक्ता और वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उन्हें कांटे की टक्कर में जीत हासिल हुई। अजीत कुमार को 672 मत मिले। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रितु कुमार को 588 वोट हासिल हुए। इस तरह अजीत कुमार 82 मतों से विजयी हुए। इसके अलावा नवीन कुमार ने महासचिव पद पर बम्पर जीत दर्ज की। वहीं राहुल कुमार गुप्ता उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। कोषाध्यक्ष के पद पर श्रेष्ठ मेहता ने अपनी श्रेष्ठता साबित की और सचिव पद पर विकास कुमार गुप्ता विजयी हुए। रांची विश्वविद्यालय में महान भौतिकी विज्ञानी ए श्रोडिंगर द्वारा प्रतिपादित प्रसिद्ध श्रोडिंगर समीकरण को समर्पित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर सरोज शर्मा ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में विज्ञान, अभियंत्रण और प्रौद्योगिकी एक दूसरे के पूरक हैं। कुलपति ने शोध कार्यों पर जोर दिया। इस दौरान उपस्थित वक्ताओं ने नैनो टेक्नोलॉजी, सुपर कंडक्टर्स और क्वांटम कंप्यूटिंग पर विचार रखते हुए इन क्षेत्रों में व्यापक संभावनाओं को रेखांकित किया। इस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान विभिन्न संस्थानों से आए 45 शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। साल 2023 में आज ही के दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा लहराकर भारत ने इतिहास रच दिया था। इसी सफलता को हर वर्ष आज के दिन राष्ट्रीय स्पेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तेईस अगस्त यानी नेशनल स्पेस डे, यानी वो दिन जब भारत की अंतरिक्ष शक्ति ने चांद पर अपनी ऐतिहासिक छाप छोड़ी थी। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग की और इसी ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। चंद्रयान 3 एक ऐसा मिशन जिसकी कामयाबी सिर्फ चांद तक पहुंचने की कहानी नहीं थी, यह उस भारत की कहानी थी
जो अब अंतरिक्ष की सबसे कठिन चुनौतियों को अपने दम पर चुनौती दे रहा है और एक से बढ़कर एक कीर्तिमान अंतरिक्ष में हासिल भी कर रहा है। इतिहास के पन्नों को पलटे तो 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से LVM-3 रॉकेट पर सवार होकर चंद्रयान 3 ने उड़ान भरी थी। करीब 3,900 किलोग्राम के इस मिशन में 2,148 किलो का प्रोपल्शन मॉड्यूल और 1,752 किलो का लैंडर मॉड्यूल था, जिसमें 26 किलो का प्रज्ञान रोवर भी शामिल था। लगभग 40 दिन की यात्रा के बाद विक्रम ने चांद को छुआ और प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर अपने पहिए उतार दिए। चंद्रयान 3 मिशन ने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। चांद पर प्रज्ञान रोवर ने करीब 101 मीटर की दूरी तय करते हुए चंद्र सतह का अध्ययन किया। उसके LIDS और APXS उपकरणों ने आसपास की मिट्टी और चट्टानों में मौजूद तत्वों की पहचान की, जिनमें सल्फर भी शामिल था। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर पर लगे चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट उपकरण ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सतह के नीचे 10 सेंटीमीटर यानी 100 मिलीमीटर गहराई तक सफलतापूर्वक तापमान मापकर इतिहास रच दिया। दक्षिणी उच्च अक्षांश वाले इलाके में इस तरह का प्रत्यक्ष सब सरफेस तापमान पहली बार मापा गया था। चंद्रयान 3 की कहानी सिर्फ लैंडिंग और प्रयोगों तक सीमित नहीं रही। भारत के इसरो के चंद्रयान 3 ने शिव शक्ति पॉइंट पर उतरकर सिर्फ इतिहास ही नहीं रचा, बल्कि जमीन के नीचे दबे 160 किलोमीटर चौड़े और 4.4 किलोमीटर गहरे प्राचीन गड्ढे यानी क्रेटर का पता लगाकर चांद के अरबों साल पुराने दबे हुए रहस्यों से भी पर्दा उठाया। भारत की चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता की गूंज पूरी दुनिया में गूंजी जब 21 मई 2026 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स ने इसरो को प्रतिष्ठित गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया। यह अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का सर्वोच्च सम्मान है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत की अभूतपूर्व और सफल लैंडिंग के लिए दिया गया। चंद्रयान 3 ने भारत को चांद पर सुरक्षित उतरना सिखाया। अब उसी सफलता से आगे बढ़ते हुए भारत की नजर चांद से वापस लौटने पर है। इसीलिए इसरो के वैज्ञानिकों की नजर अब चंद्रयान 4 मिशन पर है, जहां चांद की सतह से नमूने जुटाए जाएंगे और उन्हें सुरक्षित धरती पर लाया जाएगा। लगभग 2,104 करोड़ रुपए के इस मिशन के लिए 2 LVM-3 लॉन्च की योजना है। यानी चंद्रयान 3 ने चांद तक पहुंचने और वहां उतरने का हुनर दिखाया। अब चंद्रयान 4 उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए चांद की मिट्टी को अपने साथ धरती पर लाने की तैयारी में होगा, क्योंकि 23 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास का वो ऐतिहासिक पल है जिसकी वैज्ञानिक गाथा भविष्य में और जोर शोर से लिखी जाएगी। डीडी न्यूज के लिए गौरव श्रीवास्तव के साथ उपांत डबराल की रिपोर्ट। राजकीय श्रावणी मेला का आज 25वां दिन है। सावन के पवित्र महीने में बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज सुबह 4:11 पर मंदिर का पट खुलते ही जलार्पण का सिलसिला शुरू हुआ, जो अनवरत जारी है। पूजन और जलार्पण के लिए बाबा के भक्त कतारबद्ध होकर जय घोष करते हुए बाबा मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। बाबा मंदिर में कल लगभग 2,02,000 भक्तों ने हाजिरी लगाई थी। इधर पवित्र सावन महीने की कल चौथी और अंतिम सोमवारी है। प्रशासन और मंदिर प्रबंधन समिति का श्रद्धालुओं की सेवा, सुरक्षा और सुविधा पर विशेष जोर है। इस सिलसिले में बीएड कॉलेज परिसर में कल सभी वरीय पदाधिकारियों, दंडाधिकारियों और पुलिस के जवानों को ब्रीफ किया गया, ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। और वीक निकाला है, न सिर्फ मंडे बल्कि बाद वाले दिन भी, जब हमारा इस बार जो यूजुअल जो पर डे फुटफॉल है वो बहुत ज़्यादा है, तो जिस तरह से आपने सभी दिन मुस्तैद होकर निकाला है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, क्योंकि जो जिस गर्मी में, जिस ह्यूमिडिटी में आप लोग काम कर रहे हैं वो अनरियल है और बहुत ही टैक्सिंग है, और आप लोग इसको लगातार इंड्योर कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। राज्य के कई जिलों में आज और कल भारी बारिश का पूर्वानुमान है। 26 अगस्त तक आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि आज पलामू, गढ़वा, चतरा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं कल पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा और हजारीबाग में भारी बारिश के आसार हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान सिमडेगा के बानों में सर्वाधिक 38 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। गुमला, धनबाद और पश्चिमी सिंहभूम में भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई।
और अब देखते हैं खेल के मैदान से कुछ समाचार। डिफेंडिंग चैंपियन जापान की अगाने यामागुची और साउथ कोरिया की एन से यंग होंगी आमने सामने। यामागुची ने सेमीफाइनल में थाईलैंड की पॉर्न पावी चौचुवोंग को 21-12, 21-17 से हराया। अब उनकी नजर चौथे वर्ल्ड टाइटल पर है। प्रतियोगिता के पुरुष एकल के फाइनल में फ्रांस के एलेक्स लानियर जापान के कोडाई नाराओका से भिड़ेंगे। फ्रांस के एलेक्स लानियर ने मेंस सिंगल्स इतिहास रचा है। वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेंस सिंगल्स फाइनल में पहुंचने वाले पहले फ्रांसीसी खिलाड़ी बने हैं। अब उनकी नजर खिताब अपने नाम करने पर होगी। विमेंस डबल्स में चीन की टॉप सीड ये लिu शुड और टैन निंग का मुकाबला साउथ कोरिया की बैक हान ना और ली सो ही से होगा। वहीं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने कांस्य पदक जीत लिया। भारतीय जोड़ी को आज खेले गए सेमीफाइनल में चीन के विश्व नंबर 1 लिu शेंगशु और टैन निंग की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। रोमांचक मुकाबले में चीन की जोड़ी ने 18-21, 21-13, 21-8 से मैच अपने नाम किया। सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी ने दुनिया के नंबर 1 और मौजूदा विश्व चैंपियन शेंगशु और निंग को कड़ी टक्कर दी। त्रिसा और गायत्री ने पहला गेम 21-18 से जीतकर जोरदार शुरुआत की, लेकिन चीनी जोड़ी ने वापसी करते हुए दूसरा गेम 21-13 से अपने नाम किया। निर्णायक गेम में भी भारतीय खिलाड़ियों ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन अंत में उन्हें 8-21 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बावजूद त्रिसा गायत्री ने इतिहास रचते हुए महिला युगल में 15 साल का सूखा खत्म करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। 2011 के बाद विश्व चैंपियनशिप के महिला युगल वर्ग में भारत को पदक मिला है। महिला युगल में 15 साल का सूखा समाप्त किया है। त्रिसा गायत्री की युगल जोड़ी ने 2011 के बाद विश्व चैंपियनशिप के महिला युगल वर्ग में पदक मिला है। 1 घंटे 11 मिनट तक ये सेमीफाइनल मुकाबला चला। काफी रोमांचक मोड़ पर पहुंचा और भारत ने कहीं ना कहीं अपना दमखम दिखाया। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। तेईस अगस्त साल 1875 को राजकुमार शुक्ल का जन्म बिहार के चंपारण में हुआ। वे भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके प्रयासों से ही गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण के किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करने से हमेशा के लिए मुक्ति मिली थी। इस घटना की वजह से ही गांधी जी को चंपारण लाने का श्रेय राजकुमार शुक्ल को ही जाता है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर ही किया। चंपारण का ऐतिहासिक किसान आंदोलन साल 1917 में हुआ था। राजकुमार शुक्ल पर भारत सरकार ने 2 स्मारक डाक टिकट प्रकाशित किए। 23 अगस्त साल 1994 को आरती साहा का निधन हुआ। साहा एक प्रसिद्ध तैराक थीं। सितंबर 1959 में आरती साहा इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की पहली महिला बनी। आरती को हिंदुस्तान की जलपरी के नाम से भी जाना जाता है। आरती साहा ने महज 19 साल की उम्र में 16 घंटे 20 मिनट तैरकर लगभग 42 मील की दूरी तय कर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। भारत सरकार ने साल 1960 में आरती साहा को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। हजारीबाग में लाठीचार्ज के विरोध में छात्रों ने कल अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। गांधी मैदान से निकले मौन जुलूस में छात्र हाथों में गुलाब और कलम लेकर सड़क पर उतरे। रास्ते में मिले पुलिसकर्मियों को छात्रों ने गुलाब का फूल और कलम देकर शांति का संदेश दिया। शुक्रवार को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में छात्रों ने मौन जुलूस निकाला। गांधी मैदान से शुरू हुआ यह जुलूस डिस्ट्रिक्ट मोड़ तक पहुंचा। प्रदर्शन के दौरान छात्रों के हाथों में ना कोई नारा लिखी तख्तियां थी, ना ही टकराव का अंदाज, बल्कि हाथों में था गुलाब और कलम। छात्रों ने रास्ते में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को गुलाब के फूल और कमल भेंट किए। पूरे झारखंड से पूरा देश में पहुंचाने के लिए जो है कि आज हम लोग पुलिस वाले को पुष्पगुच्छ
और पेन देकर के उनको सम्मानित करना चाहते हैं और ये एक संदेश देना चाहते हैं कि छात्र हमेशा से शांति चाह रहे हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ जो मांग है वो पूरा होना चाह रहे हैं। छात्र चाह रहे हैं कि लाइब्रेरी में जाकर के वो पेन पकड़ करके पढ़े, लेकिन वो उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है और इसीलिए जो है कि छात्र पेन को पुलिस वाले को और जो भी कार्यकर्ता मिलेंगे जिन्हें उनको सौंपेंगे। छात्रों का कहना है कि शुक्रवार की पुलिस की कार्रवाई से उनमें नाराजगी है, लेकिन वे किसी भी तरह का टकराव नहीं चाहते। छात्रों के मुताबिक इस मामले में करीब 700 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसे वापस लेने की मांग की जा रही है। जेपीएससी जेएसएससी से जुड़ी मांगों को लेकर छात्रों ने कहा कि वे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे। साथ ही पूरे मामले में उच्च न्यायालय में अपना मजबूत पक्ष रखते हुए सरकार से सकारात्मक पहल की अपील की गई है। जुलूस निकालेंगे, यहाँ से हमारा डिस्ट्रिक्ट मोड़ तक यात्रा होगा। इस दरमियान में जो भी पुलिस वाले मिले उनको हम लोग पुष्पगुच्छ और कलम देकर के स्वागत करेंगे। लाठीचार्ज के विरोध में छात्रों का यह प्रदर्शन अपने अलग अंदाज के लिए चर्चा में रहा। हाथों में गुलाब और कलम लेकर छात्रों ने पुलिस को शांति, संवाद और लोकतांत्रिक विरोध का संदेश दिया। अब छात्रों की मांग है कि दर्ज एफआईआर वापस ली जाए और जेपीएससी जेएसएससी से जुड़े मुद्दों पर सरकार जल्द सकारात्मक पहल करे। हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। भारत और श्रीलंका के बीच वर्तमान क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच आज से कोलंबो में शुरू हुआ। गौरतलब है कि भारत ने पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली थी। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भारत के लिए कोलंबो की जीत महत्वपूर्ण है। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे निर्णायक मुकाबले में आज वो आमने सामने होंगी। पहले टेस्ट में 165 रन की शानदार जीत दर्ज करने के बाद अब भारतीय टीम की नजरें दूसरे मुकाबले को जीतकर सीरीज क्लीन स्वीप करने पर, जीत के साथ महत्वपूर्ण WTC अंक हासिल करने पर भी रहेंगे। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। और सेहत की बात में जानते हैं बच्चों में होने वाले नेत्र रोग और उसके उपचार के बारे में। बच्चों में आंखों की समस्याएं बेहद आम हैं। बच्चों में सबसे सामान्य दृष्टि दोष में मायोपिया यानी दूर की चीजें धुंधली दिखाई देना, हाइपरमायोपिया यानी पास की चीजें देखने में परेशानी होना, एस्टिग्मेटिज्म और भेंगापन की समस्या हो सकती है। यदि इसे सही समय पर ठीक न किया जाए तो ये लेजी आई की समस्या में तब्दील हो सकती है। अधिक स्क्रीन देखने से आंखों पर तनाव बढ़ता है और साथ ही दृष्टि दोष की संभावना भी बढ़ जाती है। आंखें बार बार झपकाना, लगातार सिर दर्द रहना, देखने में समस्या, ये सब दृष्टि दोष के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। बच्चों को दृष्टि दोष से बचाने और उनकी आंखों को स्वस्थ रखने में उपयोगी हैं कुछ सरल उपाय। बच्चों की आंखों के लिए कुछ सरल और सुरक्षित यौगिक अभ्यास जो बच्चे प्रतिदिन नियमित रूप से कर सकते हैं। बच्चों की फोकसिंग पावर बढ़ती है और अधिक स्क्रीन टाइम के कारण होने वाली आंखों की थकान को भी कम करता है। सबसे पहले हम करेंगे नेत्र शक्ति विकास क्रियाएं। क्रिया नंबर 1, आंखों को ऊपर व नीचे की दिशा में लेकर जाएं। जब आंखें ऊपर की ओर जाएं तो पूर्ण रूप से अपनी दृष्टि को ऊपर की ओर जमाएं। जब नीचे की ओर देखें तो अधिकतर। और बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने भाजपा मुख्यालय में नितिन नवीन की टीम के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से की मुलाकात। प्रधानमंत्री के सेवा और समर्पण के 25 वर्ष पूरे होने पर पार्टी चलाएगी सेवा संकल्प अभियान। छात्रों के मुद्दे पर चौतरफा घिरती राज्य सरकार। रांची में छात्र नेत्री को थाने में डिटेन करने का मामला गरमाया। भाजपा ने न्याय की आवाज दबाने और छात्र आंदोलन को कमजोर करने का लगाया आरोप।
रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सरायकेला खरसावां के पिरकी रेलवे ओवरब्रिज जनता को किया समर्पित। आवागमन में होगी सुविधा, क्षेत्र में बढ़ेगी अन्य गतिविधियां। और बोकारो में 2 अलग अलग मामलों में चोरी के सामान के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। बोकारो आईजी ने हजारीबाग में विधि व्यवस्था को लेकर की बैठक।